चर्चा में आपके साथ मैं हूं ईश्वर। सरकार यानी कि गवर्नमेंट और नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी एक स्वस्थ समाज के दो हिस्से होते हैं, या यूं कहिए कि गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं जिनका आपस में तालमेल बैठेगा तभी जो समाज का ढांचा है वो सही ढंग से विकसित हो पाएगा। अब आते हैं अपने विषय के ऊपर। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है और 3 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर्स को जबरन रिटायरमेंट यानी कि बीआरएस दिया गया है। बड़ा मुद्दा है और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी रहेगा। कानून का राज, 3 आईपीएस ऑफिसर्स पर गिरी गाज। जब भी बात आती है नौकरशाही की तो बात इसकी ज़रूर उठती है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो प्रशासन है वो किस तरह से चल रहा है। और जब बात सरकार की आती है तो बात नीतियों की आती है कि जनता के लिए किस तरह की नीतियां बनाई गई, उनको अमल करना हालांकि ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। 3 आईपीएस ऑफिसर्स को जबरन बीआरएस यानी कि रिटायरमेंट दिया गया है। हालांकि एक फैसले के 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों को समझना, दोनों पक्षों पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक पक्ष ये कि यही 3 आईपीएस ऑफिसर्स क्यों, बहुत और भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार, घोटालों या फिर अलग अलग तरीके के अपराधों में संलिप्त होने की बात सामने आती है। दूसरा कि विषय ये भी बनता है कि क्या कोई आईपीएस ऑफिसर किसी भी दबाव से मुक्त होकर के काम कर सकता है, जो दबाव उसके ऊपर तत्कालीन सरकार की तरफ से पड़ता है, उनके मंत्रियों की तरफ से पड़ता है, जिसकी अक्सर शिकायतें भी आती हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का भी ये कहना होता है कि हम नीतियां तो बना देते हैं लेकिन उनको अमल करना नौकरशाही का काम होता है, उस अमल को सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। चर्चा करेंगे इसी पर हम, और बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उन सभी का परिचय हम आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। प्रेमकांत साहब, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। सपा की तरफ से हमारे साथ दीवान सिंह जी जुड़े हुए हैं। दीवान सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। वही इस चर्चा में और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, हम उनका परिचय आपसे करा देंगे। शुरुआत प्रेमकांत जी मैं आपके साथ करूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रुक के मैं उनका भी परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विजय खेरा जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत प्रेमकांत जी आपके साथ। एक निष्पक्ष तरीके से क्या इस डिसीजन को समझा जाए जब ये बात सामने आती है कि गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया, 3 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर्स को जबरन वीआरएस से जबरन रिटायरमेंट देने की बात कही गई, और भी बहुत सारे हैं जिन पर घोटालों के चार्ज हैं, अलग अलग तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, कुछ तो रिटायर भी हो चुके हैं, उसके बाद तमाम तरीके के फैसले खुल रहे हैं। तो यही क्यों, किस नज़र से इस फैसले को आप देखते हैं? एक बात तो ये है ऐश्वर्या कि देखिए, जो भी सर्विस कैडर्स होते हैं उनमें अपने अपने काम करने के लिए उनके एक सेट नॉर्म्स होते हैं और उन्हीं नियमों कानूनों के तहत उनको काम करना चाहिए होता है। अब ये है कि उनको ये भी छूट दी गई है कि आपको अगर जनहित में बहुत से कार्य करने हैं जी, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसी विधियां तलाश सकते हैं, ऐसे आप कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं कि जिससे कि लोगों को ज्यादा सहूलियत हो और आपका काम और अच्छा बेहतर तरीके से हो सके। जी, अब इसमें देखिए, सबसे पहले नाम जो आता है अमिताभ ठाकुर का। अमिताभ ठाकुर सीनियर आईपीएस अफसर थे और उनको कुल मिलाकर के वो सुर्खियों में भी बहुत रहे, अखबारों की, मीडिया की सुर्खियों में बहुत रहे। लेकिन इतना उन्होंने पुलिस ऑफिसर रहते हुए पुलिस ऑफिसर के तौर पर कितना बढ़िया काम किया, उतनी चर्चा इस बात की नहीं है जितना कि ये कि उन्होंने कभी ये आरटीआई लगा दी, कहीं वो सूचना मांग ली, कहीं इस पर सवाल कर दिया, कहीं उस पर सवाल कर दिया। और ख़ास तौर से जो समाजवादी पार्टी के पहले मुखिया हुआ करते थे, अब संरक्षक की भूमिका में है, मुलायम सिंह यादव जी के साथ में जब उनका वो प्रकरण हुआ कि टेलीफोन को उन्होंने टैप किया और उसके बाद एफआईआर लिखवाई और उसके बाद में मुकदमा हुआ और बहुत सारी चीज़ें, तो अभी भी बहरहाल वो बातें
बहुत कहना चाहिए कि निर्णायक दौर में नहीं पहुंच पाई, वो अलग बात है। लेकिन अमिताभ ठाकुर बहुत ज़्यादा पुलिस ऑफिसर के तौर पर कि उन्होंने कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में, उन्होंने समाज में बेहतर स्थिति लाने में ऐसा कुछ कर दिया हो, ये चर्चा में नहीं आ पाया। ये ज़रूर आया कि उन्होंने फलां को ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल कर दिया, और उसके साथ में ऐसी वो उनकी पत्नी भी आरटीआई की बहुत बड़ी कार्यकर्ता हैं, तो कई बार उन्होंने कहीं रिट दायर कर दी, तो कहीं सूचना मांगी आरटीआई से, तो कहीं कुछ। ऐसी सूरत में कई बार ऐसा भी देखा गया कि हाई कोर्ट भी और जो सूचना आयोग है वो भी इस बात से कभी कभी परेशान हो जाता था, ऊब जाता था। वो कहता था कि भाई प्रासंगिक हो और ढंग की बात हो, तभी जो है बात हो सकती है। अब आती है बात दूसरे ऑफिसर्स की। राजेश कृष्णा का नाम आया है। राजेश कृष्णा का वो पुलिस भर्ती घोटाले में कुछ नाम आता है। राकेश शंकर को वो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका देवरिया के शेल्टर होम में जो घोटाला हुआ था, जो स्कैंडल हुआ था, उससे जुड़ा हुआ नाम है। तो एक तरीके से ये ज़रूर है। इसके बरक्स हालांकि ये भी देखा जा सकता है कि कई आईएएस आईपीएस अधिकारी जो वरिष्ठ सेवाओं के अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उन आरोपों में लिप्त पाए गए। उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हुई कि सर्विस में रहते हुए उनको रिटायर कर दिया गया, वीआरएस दे दिया गया। एक बात मैं ये कहूंगा कि वीआरएस जो है वो तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, यानी व्यक्ति अपनी तरफ से जब उसको इच्छा करता है तो वो वीआरएस होता है। ये तो मेरे ख्याल से कंपल्सरी रिटायरमेंट कहना चाहिए, ये सीआरएस होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने अपना रिटायरमेंट नहीं मांगा था, उनको दिया गया है और जबरदस्ती दिया गया है। तो चाहे फोर्स रिटायरमेंट कह लीजिए, चाहे जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट कहते हैं। हमारे साथ विजय खेरा जी भी जुड़ गए हैं। विजय खेरा जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी सर? जी विजय जी, जब 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की आप बात करते हैं कि उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जाता है, एक तरफ ये बात कि कई सारे घोटालों में संलिप्त पाए गए, जांच चल रही है और तमाम तरीके के आरोप हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी कि क्या सरकार जो लगातार कहती रहती है कि हम तो नीतियां अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन जो नौकरशाही है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, वो एक खींच जो नजर आती है, क्या वो इस वक्त जो आदेश जारी किए गए हैं 3 जबरन रिटायरमेंट के, उसमें दिख रही है? एक बात बता दूं कि सरकारी नौकर कोई भी हो, आईपीएस हो और चाहे चपरासी हो, सरकार का विश्वास उसमें होना चाहिए। सरकार की नीति को क्रियान्वयन करने की क्षमता उनमें होना चाहिए। सरकार की नीतियों पर टीका टिप्पणी करना सरकारी कर्मचारी का अधिकार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सरकार चुनी हुई होती है और जनता से कुछ वायदे करके आती है। उसकी अपनी एक नीति निर्धारण होता है, पॉलिसीज होती है जिसके ऊपर वो चुन के आते हैं। उन पॉलिसीज को उनको इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का कर्तव्य है और सरकारी अधिकारी को उसको पूरी तरह से उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हम इस बारे में एक बड़ा, हमको ठीक से नाम नहीं अभी याद आ रहा है, लेकिन इतना याद है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में एक आईएएस ऑफिसर अपनी सीनियरिटी और मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट गया था, बंगाल कैडर का था, इस बात को लेके कि हमको ही सीनियरिटी से भारत सरकार में कैबिनेट सचिव या सचिव बनना चाहिए। इस बात को लेके तो हमको अच्छी तरह जस्टिस इब्राहिम थे, उनका जजमेंट था हाई पोजीशंस के ऊपर इट्स द मैटर ऑफ द फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट व्हिच मैटर, बिकॉज दे हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। वो उसमें जजमेंट में फिर सरकार ही विजयी हुई थी। खूब याद है मुझे अच्छी तरह से, क्योंकि बड़ी चर्चा का विषय हुआ। अक्सर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनकी आदत थी कि जूनियर को प्रमोट करके कभी रेलवे का चेयरमैन बना दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, 2 को जूनियर सीनियर जजेस को छोड़ के जस्टिस करना वगैरह को। तो तब भी हर हालत में ये कभी कोई सरकारी अफसर जीत नहीं पाया कोर्ट में, क्योंकि सरकार का कॉन्फिडेंस हायर पोजीशंस पर मस्ट है, चाहे जूनियर पर हो या ना हो। अगर पॉलिसीज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो जवाबदेही तो चुनी हुई सरकार की है ना, जनता के लिए। एक बात। दूसरी, इस लेवल पर जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं
उनके भ्रष्ट कारनामे प्रमाणित करना एकदम मुश्किल है, असंभव ही सा होता है, क्योंकि उनके पास पूरी फौज फाटा होता है, दबाव होता है, तो उनके इतनी तरह से कर्म चलाते हैं लोग, समझदार ऑफिसर्स लोग, कि उनको पकड़ना बड़ा कठिन होता है। लेकिन आमतौर से जब ये पता लगता है, एक बार बड़ी अच्छी मुहिम भी छेड़ी थी आईएएस ऑफिसर्स लोगों ने यूपी में, कि भ्रष्ट को चिन्हित करने की, खुद ही वो लोग चिन्हित कर रहे थे, तो चिन्हित करके सरकार को बतला रहे थे। बड़ी अच्छी मुहिम थी वो, पांडे का ये सब अफसर थे, जहां तक मुझे याद है, इन लोगों ने की थी। तो ये अच्छी मुहिम थी। अगर इन लोगों को रखते हैं ये जान के भी कि भ्रष्ट के, अब किसी के ऊपर भर्ती घोटाले में चार्ज आ रहा है, हो सकता है अदालत से सजा पाए ना पाए, लेकिन 30 साल के रिकॉर्ड तो सामने सरकार का है ना, उनकी सर्विस का। तो इसीलिए ये प्राविधान भी दिया गया है, जिनके रूल्स रेगुलेशंस और अपॉइंटमेंट रूल्स में प्राविधान है कि आपको इतने सीमा के बाद 3 महीने की सैलरी देके सरकार आपको रिटायर कर सकती है। तो सरकार को इस स्टेप को उठाना चाहिए। कमजोर सरकारें नहीं उठाती थी, डरती थी उनसे। जी ठीक है विजय जी, दोबारा आऊंगी आपके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत बड़े सवाल होते हैं कि अगर जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनके घोटाले बड़े हैं, तो ये भी बात जाननी जरूरी है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं, और इतनी जिम्मेदारियों का वहन अगर वो किसी दबाव में करते हैं तो वो किस प्रकार कर पाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक फिलहाल चल रहा है उससे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम 3 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर्स के जबरन रिटायरमेंट दिए जाने को लेकर के। हमारे साथ सपा की तरफ से दीवान सिंह जी जुड़े हुए हैं। दीवान जी, जब ये खबर सामने आती है कि 3 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर्स को जबरन रिटायरमेंट दिया गया, उनमें से एक ऑफिसर ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में भी रहे हैं, किस नजर से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, पहले यह एक तरीके से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस तरीके की घटनाएं से कहीं न कहीं देश और प्रदेश में एक भय और आतंक का माहौल पनप रहा है। आपको याद होगा कि इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सामने होमगार्ड के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, उनके साथ ये सरकार ने क्या रवैया अपनाया। वही
कर्मचारी संघ के लोगों ने धरना दिया, उनके साथ क्या हुआ, अनुदेशकों ने जो धरना प्रदर्शन दिया उनके सर फटे, शिक्षा मित्रों के साथ वही व्यवहार हुआ। तो पूर्ण रूप से ये एक तरीके से सरकार कहीं ना कहीं भय और आतंक का माहौल बना के सरकार शासन करना चाहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नष्ट करना चाहती है। आप देख सकते हैं कि लेटर एंट्री के माध्यम से IAS की नियुक्तियां हो रही है, कॉलेजियम के माध्यम से जजों की नियुक्ति हो रही है, और इस तरीके के घटनाक्रम कहीं ना कहीं देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन करने का पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। और ये चाहती नहीं है भारतीय जनता पार्टी कि जो भी उनके शासन और सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाए, उनको इस सत्ता में आवाज़ उठाने लायक न छोड़ा जाए। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देश में किसानों का आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को किस तरीके से दबाया जा रहा है, उनको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, कोर्ट किया जा रहा है, किस सख्त रवैया है। बिल्कुल, ये बात जो आपकी है, इसी को लेकर प्रेमकांत जी मैं आपसे निष्पक्ष चाहूँगी, जब इस तरह के फैसले आते हैं तो ब्यूरोक्रेसी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे सामाजिक ढांचे का, हमारी व्यवस्था का, आपको लगता है कि वो दबाव मुक्त होकर के काम कर पाएगा? देखिए आपको इस सवाल मैंने प्रेमकांत सर से जी, दबाव के बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल किया ऐश्वर्या, कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जो अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं और वो एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिफारिशें उनके पास नहीं आती, सिफारिशें उनके पास भी आती हैं। और मैंने बहुत से ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों से वैचारिक आदान प्रदान किया है पत्रकार होने के नाते, तो मैंने उनसे ये कई बार सवाल किया, कई अधिकारियों से सवाल किया कि क्या करते हैं जब आपके पास ऐसी सिफारिशें आती हैं, तो उनको आप कैसे निपटाते हैं। तो वो कुछ अधिकारी तो ये कहते पाए गए कि भाई देखिए, ऐसा है कि अगर अधिकारियों के पास सिफारिशें आती हैं, नेताओं की तरफ से आती हैं, और नेता लोग भी जो है वो जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन ये काम हमारा है कि हम उसके बाद बीच में स्क्रीनिंग करते हैं कि ये सिफारिश जायज़ है कि नहीं जायज़। अगर जायज़ है तो हमारी कोशिश होती है हम जल्द से जल्द उस काम को निपटा दें। अगर जायज़ नहीं है, नियमों और कायदे के खिलाफ है, तो हम उनसे बताते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि ये हमारी परिधि से बाहर है और ये अगर हम करेंगे तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, इस ही मुद्दे पर मैं दीवान सिंह जी आपके पास आऊँगी। विपक्ष ऐसे मुद्दों पर बहुत मुखर होकर के आगे आता है, ऐसा बहुत ही कम देखा गया है। क्यों? जब कोई मुद्दा बड़ा हो जाता है, चाहे वो उदाहरण के तौर पर किन्हीं लोगों के द्वारा हड़ताल करने का मुद्दा या कोई और हो, जब वो मुद्दा बड़ा बनता है, मीडिया में आ जाता है, तब विपक्ष ज़रूर उसमें कूद के आता है। लेकिन इस तरह के मुद्दे अगर विपक्ष गलत मानता है तो विपक्ष मुखर होकर के आवाज़ क्यों नहीं उठाता? देखिए, मैं ऐश्वर्या जी आपसे बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी हमेशा जहाँ भी अन्याय होता है लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के हर जनपदों में दौरा करके किसानों की आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। आज आपको जानकारी होगा, मेरठ में उन्होंने सभा के माध्यम से किसानों को संबोधित किया और किसानों के आवाज़ों को, जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दबा रही है, किसानों की आवाज़ को मुखर बनाने के लिए अपनी समाजवादी पार्टी आवाज़ अपनी बुलंद करके कार्यकर्ता भी हर जनपद में, हर ज़िले में, तहसील स्तर पे हर जगह उनके समर्थन में खड़े हैं। और आज देश में जिसके साथ भी, जहाँ कहीं भी अन्याय, शोषित, पीड़ित लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े होने का काम समाजवादी पार्टी करती है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी हैं। तिवारी जी ने जिस तरीके से अपनी बात कही कि VRS जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, VRS लोग अपनी स्वेच्छा से लेते हैं, और सरकार जिस तरीके से जबरिया व्यवहार कर रही है, यह कतई VRS के तौर पे नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जानते होंगे कि अमिताभ ठाकुर जी बहुत ही चर्चित IPS रहे हैं और हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी सरकार को के खिलाफ भी, सरकार में रहते हुए भी सरकार के विरोध में हमेशा आवाज़ बुलंद की है। ठीक है, जो आपने आवाज़ बुलंद की बात की, यही चीज़ मैं विजय खेरा जी आपके पास अपने प्रश्न के रूप में लेके आने वाली थी।
वो आईपीएस ऑफिसर्स जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं या वो जो तमाम तरीके की जांचों की बात कहते हैं, सरकार के पिछले 4 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बहुत बार ये बातें सामने आई हैं कि ठीक से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, हम तो चीजें अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी कमियों को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रख देना। तो एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप ब्यूरोक्रेसी से सही तरीके से काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि यही ब्यूरोक्रेसी तो पिछली गवर्नमेंट में भी थी। ऐसे में इस तरह के सख्त फैसले क्या ब्यूरोक्रेसी को फ्रीडम देंगे कि वो सही तरीके से काम कर पाए? ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट का, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं। इस कैडर के ऑफिसर्स के लिए बहुत सारी इम्यूनिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एंजॉय करते हैं, इनके खिलाफ आसान नहीं होता एक्शन लेना। अब उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात बताएं कि जो भी ऑल इंडिया कैडर ऑफिसर्स हैं, अगर इनको सस्पेंड किया जाता है और उनको चार्जशीट 45 दिन तक अगर नहीं दे पाते हैं, आदेश की जरूरत नहीं है, सरकार के खुद आगे कुर्सी पे बैठ जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। और 45 दिन में चार्जशीट बनाना एक बड़ा असंभव सा काम होता है, तो खासतौर से इतने बड़े ऑफिसर्स के खिलाफ। तो मैं कह रहा हूँ इतने शक्तिशाली ऑफिसर्स के लिए अगर ये कहें कि सरकार काम नहीं करा पा रही है या सरकार का कोई इंटरेस्ट है, तो बड़ी बेकार की सी बात होगी। सवाल ये है कि उन ऑफिसर्स को जो इतनी इम्यूनिटीज एंजॉय कर रहे हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं और जिनको ही सरकार का सारा पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन जिन पर निर्भर करता है, उस उन्हीं के ऊपर। आपने देखा कलेक्टर सर्वशक्तिमान है, जिले में मुख्य सचिव के ऊपर पूरी सारी पावर होती है। अगर ये ऑफिसर्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, मान लिए किसी की सरकार को जनता ने तो चुन लिया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और कोई सरकारी अफसारी कम्युनिस्ट है विचारों से, तो क्या उसको अलाउ करेंगे कम्युनिस्ट विचारधारा लागू करे, या वो चुनी हुई सरकार की विचार या अपने पूर्वाग्रह के अनुसार कार्य करेगा? ठीक है विजय जी, फिलहाल समय बहुत कम है, आपकी राय हमने जानी। दर्शकों, विषय चर्चा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब सरकार की तरफ से ऐसे फैसले आते हैं तो उनके दोनों पक्षों को समझना ज़रूरी होता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेमकांत सर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल चर्चा से मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ बने।